एक परिवार के लोग 24 घंटे से पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठे हुए थे। वो इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनके परिवार के एक शख्स की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अंदर पोस्टमार्टम चल रहा था। पोस्टमार्टम हो जाता है, गोलियां भी निकल जाती हैं। इसके बाद ये तय होता है कि इस लाश को इसके परिवार के लोगों को सौंप देना चाहिए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर दें। लेकिन तभी एक डॉक्टर बोल पड़ता है। वो कहता है, सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस लाश के अंदर और भी गोलियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका दोबारा से पोस्टमार्टम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये गोलियां अंतिम संस्कार के समय पे वहाँ पे निकलें और उसके बाद हमारी फजीयत हो। इसीलिए तय होता है कि इस लाश का दोबारा से पोस्टमार्टम होगा। अब उस लाश का दोबारा से पोस्टमार्टम होता है। जब लाश का दोबारा से पोस्टमार्टम होता है दोस्तों, तो उसमें से कईयों गोलियां निकलती हैं। अब बहुत सारी गोलियां और निकल जाती हैं। इसके बाद ये फाइनल हो जाता है कि पोस्टमार्टम हो चुका है, अब इस लाश के अंदर और गोली नहीं है। लेकिन डॉक्टरों के मन में डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो इस लाश के अंदर और गोलियां हों। इसीलिए तीसरी बार उस लाश का पोस्टमार्टम होता है। और जब तीसरी बार इस लाश का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें से और भी कुछ गोलियां निकलती हैं और अच्छी तरह से लाश की जांच पड़ताल की जाती है। तब जाके पता चलता है कि इस लाश के अंदर से 69 गोलियां निकली हैं। दोस्तों, कातिल अगर चाहता तो 1 या 2 गोली में भी हत्या कर सकता था, लेकिन उसने बदला लेने के लिए पूरे 72 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से 69 गोलियां इस शख्स के अंदर गई जिसकी हत्या हो गई थी। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। जिसकी हत्या हुई थी उसे ये वाली बात मालूम थी पहले से ही कि उसकी भी हत्या हो सकती है। इसीलिए उसने ब्लड प्रूफ जर्किन पहनी हुई थी। लेकिन ब्लड प्रूफ जर्किन का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ब्लड प्रूफ जर्किन भी बेकार गई। आखिरकार इसकी हत्या हो जाती है। और जब ये वाली बात अखबारों में और सोशल मीडिया पर छाती है कि एक व्यक्ति के अंदर से 69 गोलियां निकली हैं, तो ये एक चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों, आज की कहानी हमारी इसी शख्स के ऊपर है कि आखिर इसे इतनी सारी गोलियां क्यों मारी गई। हत्या करने वाला 1 गोली से भी मार सकता था, 2 से भी मार सकता था, लेकिन 72 राउंड गोलियां चली थीं, जिसमें से 69 गोलियां इस शख्स के अंदर लगी थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। और दिल्ली का ही दक्षिण दिल्ली एरिया है। वहां पे एक गांव लगता है जिसका नाम है आया नगर गांव। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 2019 से। आया नगर गांव का ही रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम है दीपक लोहिया, जो कि बच्चों के स्कूल की वैन चलाता है। वो क्या करता है, बच्चों को वैन से लेके स्कूल छोड़ता है, स्कूल से उनके घर पे छोड़ देता है। और सुबह और शाम जो खाली समय होता है उसमें वो गाय और भैंसों का दूध काटता है। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन अचानक से ही साल 2019 के आखिर में लॉकडाउन लग जाता है, कोरोना काल आ जाता है और बीच में लॉकडाउन परमानेंट लग जाता है। अब जब लॉकडाउन लगता है तो इसका काम भी ठप हो जाता है, और जब काम ठप होता है तो इसकी बेरोजगारी के दिन बढ़ जाते हैं। अब ये घर पे अकेला बैठा रहता था। ये सोचता था कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि इसके पास कमाने का कोई दूसरा साधन नहीं था। ये गांव में ऐसे ही घूमता रहता था। और जब ये गांव में घूमता रहता था तो इसकी मुलाकात होती है गांव के ही रहने वाले एक शख्स से, जिसका नाम होता है अरुण लोहिया। अरुण लोहिया जो है प्रॉपर्टी का काम करता है और उसका स्क्रैप का भी काम है। पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छे घर से था, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब अरुण लोहिया और दीपक के बीच में जो है दोस्ती हो जाती है बहुत अच्छी। अब जब अरुण से इसकी दोस्ती हो गई थी तो दीपक उससे बोलता है कि यार मेरे तो घर में लाले पड़े हुए हैं, ना कोई काम है ना धंधा है, मैं घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब जैसे ही दीपक अरुण को अपनी पूरी कहानी सुनाता है तो अरुण जो है उसके साथ अपनी दोस्ती निभाता है। वो उससे कहता है कि सुनो, अगर तुम इतने ही परेशान हो तो तुम ऐसा करो ना, तुम मेरे व्यापार में मेरा साथ दो, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, हम दोनों मिलके काम करेंगे, जो भी पैसा आएगा उसका आधा आधा करेंगे। तो अरुण जो है दीपक को अपने साथ प्रॉपर्टी के काम में जोड़ लेता है। दीपक थोड़े पैसे इकट्ठे करता है, अरुण के साथ उसका पार्टनर बन जाता है। इसके बाद ये दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके प्रॉपर्टी का काम करते थे। प्लॉट होती थी, फ्लैट होते थे, ज़मीन होती थी, उनको खरीदते थे और जब प्रॉफिट अच्छा मिलता था तो उसे बेच देते थे, या फिर कहीं कहीं दलाली भी कर लिया करते थे। किसी प्लॉट को भिजवाना है तो भैया इतना % मेरा है, बाकी हम तुम्हारा बिकवा देंगे। इसके बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों,
एक प्लॉट को लेकर दीपक और अरुण के बीच में जो है झगड़ा हो जाता है। पैसों की लेन देन के चक्कर में झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पार्टनरशिप हो जाती है ख़त्म। इन दोनों के बीच में दुश्मनी आ जाती है और दुश्मनी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि एक बार क्या होता है, ये बात है अप्रैल 2024 की। अप्रैल 2024 में अरुण ने जो है दीपक लोहिया को अपने आदमी भेज के पिटवा दिया था और इतनी बुरी तरह से पिटवाया था कि उसके हाथ पैर टूट गए थे। अब जैसे ही दीपक लोहिया में मार पड़ती है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, तो वो क्या करता है, तुरंत ही दौड़ा दौड़ा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पे अरुण के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है और कहता है कि साहब ये कभी मेरा पार्टनर था, इसने मेरे पैसे मार लिए हैं और इसने अपने गुंडे भेजकर मेरे में मार लगवाई है, मेरे हाथ और पैर दोनों तोड़वा दिए हैं। अब जब FIR दर्ज हो जाती है तो पुलिस वाले सीधे जाते हैं अरुण के पास, उसे गिरफ्तार करते हैं और थाने ले आते हैं। अब गांव में पंचायत लगाई जाती है कि भाई गांव के दो शख्स हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गई है, अरुण ने दीपक के हाथ पैर तोड़वा दिए और दीपक ने FIR दर्ज करवा दी है। इसीलिए क्या होता है, गांव के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इसके बाद में फैसला करवाया जाता है कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए और आगे से ऐसी कोई बात नहीं होगी और इनका मामला शांत करवा देते हैं। और जब ये मामला शांत होने लगता है तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, गांव के ही लोग क्या करते थे, दीपक को उकसाते थे कि भाई देख अरुण ने तेरे को पिटवा दिया, तेरे हाथ पैर तोड़वा दिए, और उधर से जो अरुण है उसको भी उकसाते थे। अब जब इन दोनों के बीच में ऐसी बात हो रही थी तो दीपक जो है उसे ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि अरुण ने मेरे हाथ पैर तोड़वा दिए और वो गाँव में ऐसे ही घूमता है। इसीलिए क्या होता है, ये तारीख थी 15 मई 2025। 15 मई 2025 को अरुण जो है, अरुण लोहिया अपने पिता रामवीर लोहिया के साथ में साकेत कोर्ट गया था तारीख पे, जो दीपक की वजह से अरुण के ऊपर तारीख चल रही थी क्योंकि उसने FIR दर्ज करवाई थी। अब 15 मई 2025 को अरुण अपने पिता रामवीर को लेकर तारीख पे जाता है, कोर्ट में तारीख करके अब ये लोग वापस आ रहे होते हैं और वापस आते टाइम क्या होता है, छतरपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। छतरपुर रेलवे स्टेशन के पास एक चौराहा है और उस चौराहे पर ये लोग जो है अपनी गाड़ी से जा रहे थे कि अचानक पता चलता है कि चौराहे से पहले ही जाम लग गया था। अब जैसे ही जाम लगता है तो इनकी SUV कार उस जाम के अंदर फंस जाती है, ना तो आगे जा पाती है ना ही पीछे जा पाती है। अरुण और उसके पिता रामवीर लोहिया उस कार के अंदर बैठे थे, जाम खुलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी क्या होता है, अचानक से ही एक बाइक इनकी गाड़ी की बगल में आके रुकती है, इनकी गाड़ी के कांच को खटखटाती है। अरुण गाड़ी के कांच को खोलता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी के कांच को खोलता है तो जो बाइक पे दो लोग बैठे थे काले कपड़े पहन के, वो लोग क्या करते हैं, बंदूक निकालते हैं और ताबड़तोड़ अरुण के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और जब वो अरुण के ऊपर गोलियां चला रहे थे तो दोस्तों टोटल 20 गोलियां चली थी, जिसमें से 9 गोलियां जो है अरुण को लग गई थी, जिसकी वजह से अरुण की जो है मौके पर ही मौत हो गई थी। और जो उसके पिता थे रामवीर लोहिया, वो जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेते हैं। और ये जो दो लोग आए थे बाइक पर बैठ के, ये दोनों बाइक स्टार्ट करते हैं और भाग जाते हैं क्योंकि इनकी गोलियां जो है ख़त्म हो गई थी। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है और उनकी बॉडी को निकाला जाता है तो पता चलता है कि उसमें 9 गोलियां लग चुकी हैं। टोटल जो गोलियां चली थी वो 20 गोलियां चली थी। अरुण के पिता रामवीर बच चुके थे। अब इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है कि आखिर इन दोनों को मारा किसने, वजह क्या रही होगी। और जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो इस जांच पड़ताल का खुलासा होता है 5 जून 2025 को। तब जाके पता चलता है कि दीपक लोहिया ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने दोस्त योगेश का साथ लिया था। और योगेश और दीपक ही थे, जो दो लोग आए थे ना बाइक पर, वो योगेश और दीपक ही थे जिन्होंने अरुण और उसके पिता के ऊपर गोलियां चलाई थी और उसमें अरुण की मौत हो गई। और इन लोगों ने अपने एक दोस्त का साथ लिया था, अजय का। दरअसल जो चौराहे पर ट्रैफिक जाम हुआ था वो ट्रैफिक जाम होना ही नहीं था। जिनका दोस्त है अजय, उसने चौराहे पर अपनी गाड़ी कुछ इस तरह से घुमाई कि वहाँ पे ट्रैफिक लग गया और ट्रैफिक की वजह से अरुण और उसके पिता उस ट्रैफिक जाम में फंस गए। और पीछे से दीपक और उसका दोस्त योगेश, ये दोनों आते हैं, अरुण और उसके पिता में गोली मारते हैं, पिता बच जाते हैं लेकिन अरुण की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वालों ने इनको ढूंढा और ढूंढने के बाद 5 जून 2025 की शाम को दीपक और उसका दोस्त योगेश, इनके साथ मुठभेड़ हुई, हाफ एनकाउंटर हुआ, इन दोनों के पैरों में गोली पड़ी। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद इन दोनों को जेल भेज दिया।
अब सब लोग सोच रहे थे कि कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, जो कातिल थे वो दोनों भी पकड़ लिए गए हैं, अब जो मरना था वो तो मर गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। जो दीपक के पिता हैं वो जो है रतन लोहिया, उनको इस बात का आभास था कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अभी और भी आगे जाएगी। इसलिए उनको जो है अंदर से डर लग रहा था कि उनके बेटे ने जो है अरुण की हत्या कर दी है और अब दीपक जेल चला गया है। इसीलिए जो दीपक के पिता हैं रतन लोहिया, उन्होंने अखबार में निकलवा दिया और साफ कह दिया गांव में कि हमारे बेटे दीपक के साथ कोई लेना देना नहीं है और उसे हमने अपनी संपत्ति से बाहर कर दिया है, क्योंकि दीपक हमारी बात मानता नहीं है, वो गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है। और साथ में जो दीपक का छोटा भाई है उसे जो है बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, ताकि जो अरुण के परिवार के लोग हैं वो उसके छोटे भाई के साथ कुछ गलत ना कर दें। साथ ही साथ रतन लोहिया ने क्या किया, वो एक फौजी से जाके मिलते हैं और उनसे जाके कहते हैं कि मेरे बेटे ने एक आदमी की हत्या कर दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी उसने हत्या की है, यानी कि अरुण की हत्या की है, अरुण के परिवार वाले कुछ ऐसा ना कर दें कि वो मुझे मार दें। इसीलिए मुझे एक ब्लड प्रूफ जर्किन की ज़रूरत है, आप मेरे लिए ब्लड प्रूफ जर्किन की व्यवस्था कराइए। अब वो फौजी जो होता है वो जो है जो दीपक के पिता हैं उनके लिए ब्लड प्रूफ जर्किन की व्यवस्था कराते हैं। अब दीपक के पिता जो है उस ब्लड प्रूफ जर्किन को हमेशा पहन के रहते थे। अब एक और बात बताता हूँ, दीपक के पिता का काम भी दूध काटना था, इसीलिए वो रोजाना सुबह सुबह अपने घर से 1 किलोमीटर दूर एक बाजार लगता है, वहीं पे एक डेयरी है, उस डेयरी में जाते हैं और वहाँ पे जाके दूध काटते हैं। पैदल पैदल जाते थे, पैदल पैदल आते थे, 1 किलोमीटर दूर का सफ़र था। सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं चल रहा था किसी को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद तारीख आती है 30 नवंबर 2025। 30 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 6:52 के आसपास का समय था। जो रतन हैं दीपक के पिता, वो जो है डेयरी पे दूध काटने गए थे और बाहर खड़े हुए थे। तभी अचानक से क्या होता है, वहाँ पे एक कार आके रुकती है और उस कार में 3 लोग बैठे होते हैं। वो तीनों लोग जो रतन हैं दीपक के पिता, उनके पास आके अपनी गाड़ी को रोकते हैं और अचानक से ही पहली 3 गोली जो हैं दीपक के पिता रतन लोहिया के सर में मारते हैं। पहले तो 3 गोली मारते हैं और उसके बाद लगातार वहीं पे खड़े होके 4 से 5 मिनट तक फायरिंग करते रहते हैं। और जो लोग गाड़ी में आए थे दीपक के पिता की हत्या करने के लिए, उनके पास दोस्तों आधुनिक हथियार थे। और आधुनिक हथियार भी ऐसे वैसे नहीं थे, जैसे कि जगाना पिस्टल थी, पेरूटा पिस्टल थी और भी ऐसी पिस्टल थी जिसमें कि उन्होंने 4 मिनट के अंदर 72 राउंड फायर किए थे। और उन 72 राउंड की वजह से दीपक के पिता रतन लोहिया, जिनकी उम्र 57 साल है, उनकी मौत वहीं पे हो जाती है। इसके बाद पुलिस वहाँ पे आती है। जब तक पुलिस आती है तब कातिल जो है वहाँ से भाग जाते हैं। अब पुलिस आती है, पुलिस रतन लोहिया की लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। अब जब पोस्टमार्टम के लिए लाश भिजवाई थी तो वहाँ पे डॉक्टर जो हैं रतन लोहिया के शरीर से गोली निकाल के परेशान हो गए थे, क्योंकि 24 घंटे में 3 राउंड इनका पोस्टमार्टम हुआ था। 3 बार में पोस्टमार्टम हुआ था कि डॉक्टरों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो एक आध गोली शरीर के अंदर रह जाए। अब शरीर के अंदर रह गई और अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ पे कोई गोली निकल आई तो सब लोग ये कहेंगे कि पोस्टमार्टम कैसा हुआ है। इसीलिए 24 घंटे के अंदर 3 पोस्टमार्टम हुए थे। 3 बार पोस्टमार्टम हुआ था एक ही शख्स का, जिसमें 69 गोलियां बाहर निकलती हैं, यानी कि 69 गोली दीपक लोहिया के पिता रतन लोहिया के शरीर के अंदर से निकाली गई थी। और पता चलता है कि टोटल 72 राउंड फायर हुए थे, जिसमें से 69 गोलियां निकली थी। और वहीं दीपक लोहिया ने अपने दोस्त अरुण लोहिया में मारी थी 20 गोलियां, जिसमें से 9 गोलियां उसमें पड़ी थी और बाकी सब बेकार गई थी। दोस्तों अभी तक पुलिस ने इस केस का खुलासा किया नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हत्यारा कौन है, कातिल कौन है, लेकिन एक तरह से ये कहानी बताई जा रही है दीपक और अरुण की दोस्ती के ऊपर। अरुण ने दीपक का साथ दिया था, प्लॉट के चक्कर में दीपक ने अरुण की गोली मार के मार दिया, उसके पिता बच गए। अब सबको ये लग रहा है कि जो अरुण के परिवार के लोग हैं उन्होंने ही बदला लेने के लिए दीपक लोहिया के पिता रतन लोहिया को गोली मार के उनको मार दिया गया है। अभी तक इस मामले का खुलासा हुआ नहीं है, न ही पुलिस ने कोई खुलासा किया है, लेकिन सभी लोग यही मान के चल रहे हैं कि दीपक लोहिया के पिता रतन लोहिया की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि अरुण लोहिया के घर वालों ने ही करवाई है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अरुण लोहिया ने तो दोस्ती निभाई थी,
उसकी शादी भी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे, लेकिन अब उसकी हत्या कर दी गई है। अब क्या होगा? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। दोस्ती निभानी चाहिए, अच्छी बात है, साथ भी देना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप भी करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती हो चाहे पार्टनरशिप हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। उस समय पे दीपक लोहिया चाहे अरुण लोहिया, इन दोनों में से कोई भी एक आदमी दब जाता, वो इन चीज़ों को पीछे हटा देता कि चलो यार दोस्त है, इसने मेरा साथ दिया, या फिर ये कि यार मेरा दोस्त है, परेशानी में था, मैंने इसका साथ दिया। इस चीज़ को सोचकर, उस प्लॉट को लेकर इन दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो शायद आज अरुण लोहिया जिंदा होता, दीपक लोहिया के पिता भी जिंदा होते। पैसा क्या है, 4 दिन की माया है, लेकिन जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इन दोनों ने अपनी दुश्मनाई में एक दूसरे के परिवार वालों की हत्या कर दी। अब ये बताया जा रहा है कि कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, अगर बदले की कहानी चलेगी तो आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। अब क्या होगा ये तो राम जाने। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।